हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस चैप्टर 9, ये आपकी नई बुक का चैप्टर 9 है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वहाँ पर इसका नंबर है 12। ओल्ड बुक में इसका नंबर है 12। तो उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आज हम समझेंगे, और जब हम कीवर्ड समझेंगे तो हमारे इस चैप्टर का एक रिवीजन भी हो जाएगा। ये चैप्टर है फ्रिक्शन के ऊपर। तो पहला वर्ड हम समझते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नहीं, ऐसा करते हैं, पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लेते हैं। तो मैंने जब ये इस चैप्टर पर वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको समझाया था कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मूविंग बॉडीज पर एक्ट करती है और उनकी मूवमेंट को रोकती है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये बुक है, ये यहाँ पर ये पड़ी हुई है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, हाथ से इसको पुश कर रहा हूँ, लेकिन ये चल नहीं रही। ये बुक यहाँ पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, ये चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? कि जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ एक अपोजिंग फोर्स इसको रोकती है और इसको आगे नहीं जाने देती। तो जब तक ये किताब चल नहीं रही उस समय तक जो फ्रिक्शन इस पर प्रभाव डाल रही है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने फोर्स लगाई लेकिन किताब चली नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए ये काउंटर है, इसको मैं पुश करता हूँ, ये चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? कि ज़मीन से इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स काम कर रही है, इस पर प्रभाव डाल रही है, उसको चलने नहीं देती। वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन की फोर्स है जो उन बॉडीज़ पर अपना प्रभाव दिखाती है जिन्हें हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और पर वो चल नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। उनको मूव कर रहे हैं पर वो मूव नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये हमने फोर्स लगाई, ये फ्रिक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अपोजिट डायरेक्शन है और इसके कारण जो है ये बुक जो है वो चल नहीं रही, हिल नहीं रही। ठीक है, जब गाड़ी का मान लीजिए इंजन बंद हो जाए, एक आदमी आके धक्का लगाता है, गाड़ी चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो आदमी उसको पुश नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैं इसको ज़्यादा फोर्स लगाता हूं तो ये चलने लगती है, किताब आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर एक फ्रिक्शन की फोर्स अपना प्रभाव दिखा रही है, वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये किताब इस टेबल पर स्लाइड कर रही है मेरे पुश करने से। तो उस समय जो फ्रिक्शन की फोर्स इस पर अपना प्रभाव दिखा रही है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक, जब किताब को हम पुश कर रहे हैं लेकिन वो आगे जा नहीं रही, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आगे जाने लगेगी और उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन अपना प्रभाव डाल रही है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब किताब स्लाइड कर रही है लेकिन तभी भी उसके ऊपर एक फ्रिक्शन है जो उस पर अपना प्रभाव दिखा रही है। और हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ी होती है, अधिक होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे थोड़ी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, अच्छा, ये फ्रिक्शन होती क्यों है ये मैंने आपको समझाया था उस पहले वीडियो में। ऐसे है कि हर सरफेस जो है, चाहे वो स्मूथ भी दिखाई दे, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती है। और जिस टेबल पर मान लीजिए मैंने इस बुक को रखा हुआ है वो टेबल भी ऊबड़ खाबड़ है। तो ये जो चीज़ क्या होती है, ये जो इसके अनइवन सरफेस है वो उसमें फंस जाती है। एक को ऐसा करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, को ग्रीन कर देते हैं। ये टेबल है, सरफेस प्लेन दिखाई दे रही है पर है नहीं। और ये बुक क्या है,
तो ये बुक के जो अनइवन सरफेस है, वो जो टेबल की अनइवन सरफेस है, उसमें कई बार ये पार्टिकल फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, उसको कहते हैं इंटरलॉक। इंटरलॉकिंग, एक दूसरे में फंस जाना, जैसे ये हाथ फंस गए। तो ऐसे ही जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं और उसके मॉलिक्यूल्स हैं, या इसके जो सरफेस के जो अनइवन जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो दूसरे में फंस जाती हैं, तो इंटरलॉक हो जाती हैं। इसके कारण इसके ऊपर फ्रिक्शन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फ्रिक्शन होती है बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। जो इसकी अनइवननेस है, और ये दोनों अनइवन होती है, दिखते इवन है, प्लेन दिखते हैं पर होते नहीं अनइवन। तो अनइवन है ये भी, और ये भी अनइवन है, तो वो आपस में फंस जाते हैं। इसके कारण फ्रिक्शन की फोर्स उस पर अपना प्रभाव दिखाती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। और अगर बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल कुछ समय के बाद रुक जाएगी। पहले उसकी गति कम होगी फ्रिक्शन के कारण, और इवेंचुअली रुक जाएगी। रुकती है बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। तो ये इंटरलॉकिंग होता है दोनों सरफेसेस में, ऐसे एक दूसरे में फंस जाते हैं। फिर आती है रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन जो है ना, डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया कितना एक दूसरे, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर एक हम बॉल लें, ये बॉल पड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो बॉल का बहुत कम एरिया ग्राउंड को टच करता है, इसके कारण इस पर फ्रिक्शन कम होगी। तो जितना एरिया दूसरे सरफेस से कम जुड़ेगा, उतनी फ्रिक्शन कम होगी। ठीक है, तो इसी को यूज करते हैं हम कॉन्सेप्ट रोलिंग फ्रिक्शन में। मान लीजिए ये बुक है, इसको हम ये ऐसे दो पेन रख दें नीचे, अब ये नीचे रोलर्स बन गए। अब इसको बड़ी इजीली आगे पुश कर सकते हैं, बड़ी हल्की ताकत से ये रोल कर रही है इसके ऊपर। अब ये स्लाइड नहीं कर रही, क्योंकि ये इसके टच में नहीं है। किताब टेबल को टच नहीं कर रही है, किताब टच कर रही है रोलर्स को, और रोलर टच कर रहे हैं टेबल को, इजीली आगे मूव कर रही है। इसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, क्योंकि रोलर का बहुत कम एरिया टेबल को टच कर रहा है। ये जो रोलर है ऐसे दिख रहा है आपको, इसका बहुत कम एरिया टेबल को टच कर रहा है, बहुत हल्के से दबाव पुश करने से चल रही है। तो इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इससे भी कम होती है, स्टैटिक सबसे अधिक होती है, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग। तो जब हम रोलर्स पे किसी चीज को चलाते हैं तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो है, क्योंकि मैं धक्का मारूंगा ये रुक जाएगी, देखिए चलते चलते रुक गई इवेंचुअली। फ्रिक्शन तो है, लेकिन कम फ्रिक्शन है। ये धक्का मारा, थोड़ी चली फिर रुक गई, थोड़ी देर चली फिर रुक गई, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हमने 4 वर्ड सीख लिए हैं। इसी से हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है? एक डिवाइस होता है, DIVICE, डिवाइस। एक किस्म की छोटी सी मशीन है, जिससे हम जो मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम करते हैं। मान लीजिए एक ये रिम है, इसको दूसरे रिम पे स्लाइड करना है, तो अगर ये डायरेक्टली टच करेंगे तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे को टच करेगा। ज्यादा सरफेस एरिया टच करेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। मैंने अभी आपको बताया, जितना सरफेस एरिया टच करता है वो जितना अधिक होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो क्या करते हैं इसमें, ये जो कॉन्सेप्ट है बॉल बेयरिंग का, इसमें छोटे छोटे स्टील के बॉल्स डाल देते हैं दोनों के बीच। अगर आपके पास साइकिल है तो आपने देखा होगा साइकिल में भी ऐसा मैकेनिज्म होता है। अब जो बाहर का रिम है
वो अंदर के रिम पे नहीं स्लाइड कर रहा, वो रोलर्स पे स्लाइड कर रहा है, इन बॉल्स पे स्लाइड कर रहा है। और चूंकि बॉल्स के ऊपर फ्रिक्शन कम है तो ये ज्यादा इजीली चल पाएगा। आप जैसे साइकिल चलाएंगे आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिम है अब इस रिम पर स्लाइड नहीं कर रहा, वो इस बॉल्स पे स्लाइड कर रहा है। स्टील के छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं बॉल बियरिंग। इसका काम क्या है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। तो मशीन्स में जहां पर मूविंग पार्ट्स होंगे, एक पार्ट दूसरे पे चलेगा, घूमेगा, तो उनके अंदर बॉल बियरिंग लगा दिए जाते हैं ताकि उनमें उनमें फ्रिक्शन कम हो जाए और कम एफर्ट से हमारी वो मशीन चले। फिर आते हम अगले कॉन्सेप्ट पे, फ्लूइड फ्रिक्शन। FLUID, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड एक वर्ड है जो लिक्विड के लिए भी यूज करते हैं और गैस के लिए भी करते हैं। तो अब गैस की बात करेंगे, जैसे एयर है तो एयर भी फ्लूइड है, पानी भी फ्लूइड है। तो जब पानी में या हवा में कोई चीज चलती है तो उसे भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। पानी में जैसे आप बोट चला रहे हैं चप्पू से, अगर चप्पू चलाना बंद कर दें तो कुछ समय बाद बोट रुक जाएगी, क्योंकि पानी से जो फ्रिक्शन उसको महसूस हो रही है नाव को, उसके कारण धीरे धीरे बोट रुक जाएगी। ऐसे हवा में कोई चीज चल रही है उसे भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन लिक्विड में या गैस में उन ऑब्जेक्ट्स को पर अपना प्रभाव दिखाती है जो उनमें चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं जैसे हवाई जहाज चल रहा है या पानी में बोट चल रही है, तो वो जो फ्रिक्शन उनको महसूस होती है, जो उन पर अपना प्रभाव डालती है, उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसका दूसरा नाम होता है ड्रैग। ड्रैग इसका एक पर्यायवाची है। ड्रैग क्या है? ड्रैग इज द फ्रिक्शन फेस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन लिक्विड्स और गैसेस। या गैस और लिक्विड जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नाव और हवाई जहाज, तो पानी की फ्रिक्शन को या लिक्विड की फ्रिक्शन को या गैस के फ्रिक्शन को कैसे कम करते हैं? शेप से। हम ऐसी शेप बनाते हैं कि उन्हें कम, उन पर फ्रिक्शन अपना कम प्रभाव डाले। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है शेप पे, मान लीजिए बोट है, बोट की शेप कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा स्पीड पे, कितनी गति से वो बोट चल रही है। और तीसरा नेचर ऑफ द फ्लूइड, वो फ्लूइड कैसा है। जैसे पानी में अलग फ्रिक्शन होगी, और मान लीजिए किसी ऐसे आप जगह चला रहे हैं जहां पे पानी में मान लीजिए ऑयल मिक्स हो गया है, तो पानी नहीं रहा, उस मिक्सचर बन गया ऑयल और पानी का, उसको अलग फ्रिक्शन महसूस होगी। वहां पे हवा में अलग फ्रिक्शन का प्रभाव होगा। तो शेप को चेंज करके हम जो है फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स, ये लास्ट वर्ड है। ल्यूब्रिकेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जैसे ऑयल या ग्रीस, जिनके इस्तेमाल से, जिनके उपयोग से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में दरवाज़ों के कब्जे होते हैं, कभी कभी उनमें से आवाज़ आने लगती है, तो उनमें थोड़ा हम ऑयलिंग कर देते हैं, उसके बाद वो स्मूथली चलते हैं, मतलब उनमें फ्रिक्शन कम हो गई। स्विंग मशीन है या आपका साइकिल है, उसमें अलग अलग पार्ट्स में हमें ग्रीस करना पड़ता है या ऑयलिंग करनी पड़ती है। जो मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स में हम थोड़ा ग्रीजिंग कर देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं, जिससे उनकी जो है फ्रिक्शन कम हो जाए और वो स्मूथली चलें, ज़्यादा हमें उसमें एफर्ट ना लगानी पड़े। तो ल्यूब्रिकेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो मूविंग पार्ट्स में, मशीन के मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम करते हैं। इसमें ग्रीस हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं।
तो ये सभी आपके जो कीवर्ड्स हैं चैप्टर 9 के वो हो गए। तो अगले वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि इस एक्सरसाइज को आपने कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।